वेलकम टू लर्न यूट्यूब चैनल। मैथ के जो टेस्ट 12 में जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का अभी हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं आज के सीरीज़ में। और सभी लोग टेस्ट ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को संडे को प्रोवाइड करवाया जाता है ये सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहता है। इसीलिए जितना भी टेस्ट आप लोगों को संडे को प्रोवाइड करवाया जाए वो सभी टेस्ट को ज़रूर अटेंड कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि 2 अंकीय एक संख्या को 2 बार साथ साथ लेकर 4 अंकीय संख्या बना दी जाए, जैसे 25 25 32 32 इसी तरह से संख्या जो है, तो इस प्रकार बनी कोई भी संख्या सदैव किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? तो इस प्रकार बनी संख्या सदैव 101 से विभाजित होगी। और ये 101 क्या है? सबसे छोटी 3 अंकीय आभाज्य संख्या है। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए, इसको हम नंबर सिस्टम बता चुके थे कि अगर 2 अंकी की संख्या को अगर हम 2 बार रिपीट करके बनाएंगे तो वह 101 से विभाजित होगा, 101 से। अगर हम यही 2 अंक की संख्या को हम लोग अगर 3 बार रिपीट करके बनाएंगे, 2 अंक की संख्या को 3 बार रिपीट करके बनाएंगे, तब ये किससे विभाजित होगा? 10101 से विभाजित होगा। ठीक है। अगर हम इसी 2 अंक की संख्या को 4 बार रिपीट करके बनाएंगे, 4 बार रिपीट करके, तो ये किससे विभाजित होगा? 1010101 से विभाजित होगा। ठीक है। तो ये चीज़ नंबर सिस्टम बताया जा चुका है। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 101 से विभाजित होगा। और 101 क्या है? 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/4 ज्ञात करने के लिए कहा गया। गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था, तो दी गई संख्या क्या थी? यानी ये चीज़ हम नंबर सिस्टम में भी बता चुके थे कि इस तरह का सवाल जब भी आए तब क्या करना है, जो हर में दिया रहे उसका एलसीएम ले लेना है। तो 14 और 4 का एलसीएम 28 होता है, तो हम जो क्या करेंगे, संख्या को 28 मान लेंगे। यानी ये जो संख्या था हम क्या किए, 28 मान लिए। ठीक है। अगर हम 28 का 3/14 यानी किसी विद्यार्थी को बोला गया 28 का 3/14 ज्ञात करने के लिए, अगर विद्यार्थी 28 का 3/14 भाग ज्ञात करता तो कितना आंसर आता है इसका? यानी 14 से 2 बार में, यानी 3 6 आंसर आता। लेकिन विद्यार्थी ने क्या किया, गलती से उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया। यानी 28 का अगर हम 3/4 ज्ञात करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 4 से 7 बार में, यानी 7 या 21 आंसर आएगा। तो कितना अधिक आंसर आया मेरा? 15 अधिक आंसर आया। यहाँ बोला कि जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था, यहाँ पे 15 अधिक आया और वास्तव में 150, यानी 15 का वैल्यू 150, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। तो क्या चीज़ पूछा है? दी गई संख्या क्या है? तो दी गई संख्या हम लोग 28 माने थे, तो 28 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 280। ठीक है। अगर यही पूछा जाता आपसे सवाल में कि सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर मेरा 6 था, तब हम 6 का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो संख्या हम लोग 28 माने थे, तो 28 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 280। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। यानी रूट अंडर 4096 को जो वैल्यू दिया गया वो 64 दिया गया है। तो रूट अंडर 40.96 का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए, दशमलव के बाद अगर 2 अंक है तो रूट से निकलेगा तो दशमलव के बाद 1 अंक होगा। 4096 को जो मान है वो 64 था, रूट से निकलने के बाद दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो ये 6.4 आ जाएगा इसका वैल्यू। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसके दशमलव के बाद 4 अंक है तो रूट से निकलेगा दशमलव के बाद 2 अंक होगा, यानी 0.64, दशमलव के बाद 2 अंक। इसमें दशमलव के बाद 6 अंक है, रूट से निकले दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो यानी 0.64। इसमें दशमलव के बाद 8 अंक है, रूट से निकलेगा दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, तो 4 अंक होगा तो 0.0064। इस सब का योग निकालना था, तो यानी 4 6 4 10 6 4 10 1 11 6 4 10 1 11 6 1 7, यानी 7.1104। हमें 2 स्थान तक ही लेना है, यानी 7.11। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5.71 मल्टीप्लाई 5.71 मल्टीप्लाई 5.71, अगर आप इसको गुना करने जाएगा तो मिनिमम आपको 1 घंटा लगेगा और सवाल बनेगा भी नहीं। तो इस तरह का सवाल जब भी दिया जाता है तब इसमें कोई ना कोई फार्मूला बेस्ड ये सवाल होता है। अगर आप 5.71 को ए मानते हैं और 2.79 को अगर हम बी मानते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए गुने ए यानी ए क्यूब हो जाएगा, बी गुने बी यानी माइनस बी क्यूब हो जाएगा, अपॉन 5.71 को ए माने थे तो ए गुने ए स्क्वायर, यानी 5.71 को ए और ये बी, तो यानी माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए बी। और 2.79 को बी माने थे तो बी गुने बी यानी बी स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू को अगर सॉल्व करेंगे फार्मूला, तो ये क्या आता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है, डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा। तो a के बदले में 5.71 और b के बदले में -2.79, तो यानी इसको घटाएंगे तो 2 9 2.92, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इस तरह का सवाल जब भी आए तब ये किसी न किसी फार्मूला पे ही सवाल ये बनेगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो संख्या का मौसौ लौसौ का योग 680 है, ठीक है, और लौसौ जो है वो मौसौ का 84 गुना है। ये लौसौ मौसौ का अगर 84 गुना है, अगर हम मौसौ को x मानते हैं तो लौसौ कितना हो जाएगा, 84x। लौसौ जो है मौसौ का 84 गुना है, ठीक है, और इस दोनों का योग जो है वो 680 है। लौसौ मौसौ का अगर हम योग निकालते हैं तो यानी x प्लस 84x कितना हो जाएगा, 85x। और ये योग किसके बराबर है, 680 के बराबर है, यानी 85x इजिकल टू 680, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 64, यानी 8 आ जाएगा। इन x का मान जब 8 आ गया, इसका मतलब 908 हो गया, और लौसौ कितना हो गया, 84 गुने 8। इसको गुना नहीं करना है क्योंकि बाद में ये जब कैंसिल आउट होगा ही, इसीलिए 84 गुने 8 ही रहने देना है, ठीक है। तो उनमें से एक संख्या 56 है, तो दूसरी क्या होगी। हम लोग को पता है कि दो संख्या का जो गुना होता है, दो संख्या का गुणन वो किसके बराबर होता है, लौसौ गुने मौसौ के बराबर होता है, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ होता है दो संख्या का गुणनफल। तो यहाँ पे एलसीएम दो संख्या में एक संख्या 56 दिया गया था, दूसरा संख्या हम लोग y मान लेते हैं, इजिकल टू एलसीएम 84 गुने 8 है और एचसीएफ कितना है, 8 है गुने 8, यानी 8 से ये 7 बार में और 7 से ये 12 बार में, यानी जो y इजिकल टू कितना जाएगा, 12 गुने 8 यानी 96। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इस ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, यानी ये ग्राफ पे बेस्ड सवाल है और इसमें एक चीज़ दिया गया है, यानी ये जो आय है वो लाख में दिया गया है, यानी तीनों कंपनी का आय जो है वो लाख, 0.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इस तरह से आय दिया गया लाख में। और एक चीज़ और आपके पास दे दिया गया, जो लाभ प्रतिशत है वो किसके बराबर है, आय माइनस व्यय बट्टा व्यय गुने 100 के बराबर है, ठीक है। और ये जो पॉइंट वाला वो कंपनी ए है, ये कट यानी मल्टीप्लाई का जो निशान वो कंपनी बी है, और ये जो ट्रायंगल का निशान है वो कंपनी सी है। तो इसी ग्राफ पे बेस्ड जो सवाल है, सवाल का आंसर हमें देना है। क्या बोला गया, पहला सवाल क्या है कि 2003 में कंपनी सी का व्यय 1.7 लाख रुपया था। 2003 में अगर हम कंपनी सी को देखें, कंपनी सी ये ट्रायंगल के निशान वाला है, तो ये कंपनी सी जो है 2003 में कंपनी सी का जो आय है वो कितना दिया गया है, कंपनी सी का आय यानी यहाँ पे यानी 2.5 दिया गया, 2.5 लाख दिया गया है, और व्यय कितना दिया गया, 1.75 लाख दिया गया, 1.75 लाख रुपए दिया गया, ठीक है, ये भी लाख में हो जाएगा। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, उस वर्ष कंपनी का प्रतिशत लाभ कितना है, और लाभ प्रतिशत का जो फार्मूला है वो बता दिया गया यहाँ पे। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या है, आय माइनस बी आई बट्टा बी आई। तो आय 2.550 और बी आई 1.75, अगर हम माइनस करेंगे तो 0.75 लाख हो जाएगा, अपॉन बी आई कितना है, 1.75 है गुने 100, यानी 25 से 3 बार में, 25 से 7 बार में, दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर भी था नीचे भी था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 300/7, यानी 7 चौको 28, 2 जीरो यानी 7 या 21, 43% के अप्रॉक्स में जो होगा वो आंसर आएगा। 43% के अप्रॉक्स में एक ही आंसर है, 42.86, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विगत वर्ष में कंपनी ए का औसत आय कितना था, यानी सबसे पहले हम कंपनी ए का टोटल आय निकाल लेंगे और उसको कितना साल है, 6 साल है, तो 6 साल से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी ए का 2001 में आय कितना था, कंपनी ए ये पॉइंट वाला है, यानी 2.5 से ऊपर और 3 से नीचे, यानी 2.5 से ऊपर और 3 से नीचे क्या हो जाएगा, 2.75 हो जाएगा, यानी 2 रुपया 50 पैसा से ऊपर और 3 रुपया से 3 रुपया के बीच में, यानी इस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 2 रुपया 75 पैसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2002 में जो उसका आय था वो 3 लाख रुपया था, 2003 में उसका जो आय था वो 3.5 था, और 2004 में उसका जो आय था वो 3 था, और 2005 में उसका जो आय था वो 2.5 था, और 2006 में उसका जो आय था वो देखिए 3 से ऊपर है और 3.5 से नीचे है, तो इस दोनों के बीच में क्या आता है 3.25, यानी इस सब को अगर हम जोड़ते हैं तो 75 25 100
और ये 50 50 100, यानी ये 200 हो जाएगा, तो यानी डबल जीरो तो आएगा, और 2 इधर हासिल हो जाएगा। तो 2 + 2 4, 3 7, 3 10, 3 13, 2 15, 3 18, यानी टोटल आय जो आया उसका 18 लाख आ गया। कंपनी ए का टोटल आय 18 लाख आ गया। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18 लाख को हम लोग क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, यानी 3 लाख आ जाएगा। यानी उस कंपनी ए का जो औसत आय होगा 3 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 30 लाख है और ये 3 लाख है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2006 में कंपनी बी के आय में लगभग कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। 2006 में बी में कितना आय हो रहा है, 3.5 हो रहा है। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में 2005 में बी में कितना आया था, यानी ये जो मल्टीप्लाई के निशान वाला ये कंपनी बी है, ये था 3 था, यानी 3 से 3.5 में का वृद्धि हुआ। इसका मतलब 0.5 का वृद्धि हुआ, कितना में, 3 में, गुना 100। ये पॉइंट के बाद पॉइंट घटाएं तो 1 जीरो नीचे आ जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी 50/3 का वृद्धि हुआ, 17×51, 17% के अप्रॉक्स में इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 17×51। तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी यही बोला जा रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2006 में बी में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो 2006 में बी में 3.5 था और पिछला वर्ष 3 था, तो कितना का वृद्धि हुआ, 0.5 का वृद्धि हुआ, कितना में, 3 में, गुने 100, यानी वृद्धि प्रतिशत निकाल लेंगे यहाँ से। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वर्ष 2002 में कंपनी ए का प्रतिशत लाभ 20 था, तो उस वर्ष उसका व्यय कितना था। यानी इस सवाल को थोड़ा सा मतलब समझिएगा अच्छे से। जैसे कि 2002 में ए का जो लाभ प्रतिशत था वो 20 था। 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, यानी 20/100, यानी 1/5, 1/5, यानी ए अगर 1 रुपया अगर लाभ है तो 5 रुपया क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। व्यय इसलिए होगा, यहाँ पे फार्मूला देखिए, प्रतिशत लाभ जो है क्या है, आय माइनस व्यय बट्टा व्यय, ये जो नीचे में आएगा वो व्यय होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आय निकाल सकते हैं। आय कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा, क्योंकि आय माइनस व्यय तो लाभ हुआ। आय 6 रुपया होगा तभी तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 रुपया उसका लाभ हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कंपनी के लिए जो आय होता है वो विक्रय मूल्य होता है और जो व्यय होता है वो क्रय मूल्य होता है। ठीक है, अगर ये 5 रुपया क्रय मूल्य है और 1 रुपया लाभ हो रहा है तो जो विक्रय मूल्य होगा यानी जो आय होगा वो 6 रुपया होगा। अब हमें सब कुछ स्पष्ट हो गया है। यानी 2002 में कंपनी ए, इन 2002 में कंपनी ए का जो आय है वो 3 रुपया है, 3 लाख है। यानी ये 6 का वैल्यू अगर 3 लाख है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/6, यानी 0.5 लाख हो जाएगा 1 का वैल्यू। तो क्या चीज़ पूछा जा रहा है, उस वर्ष कंपनी ए का व्यय कितना है। तो व्यय 5 था, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.5 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 2.5 लाख हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 2.5 लाख, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेन जो था वो इसी जो लाभ प्रतिशत था, ये लाभ प्रतिशत से ही हम क्या किए, आय व्यय और लाभ निकाल लिए, और हमारे पास आय का तुलना आय से करके हम लोग फिर व्यय का वैल्यू निकाल लिए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक विद्यालय के विद्यार्थियों का औसत आयु 6 वर्ष है और 12 शिक्षकों का औसत आयु 40 वर्ष है। यदि सभी शिक्षक और विद्यार्थी का संपूर्ण औसत आयु जो है वो 7 वर्ष है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। यानी इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, एलिगेशन के नियम से बना लेते हैं। यानी पहले हम लोग स्टूडेंट का जो औसत आयु है वो 6 वर्ष है, स्टूडेंट का औसत आयु 6 वर्ष, और जो टीचर का औसत आयु हुआ है वो कितना है, 40 वर्ष है। ये 12 शिक्षक का संख्या है ना, ये आयु जो है वो 40 वर्ष है, औसत आयु 40 वर्ष। और जब हम दोनों को मिला देते हैं, संपूर्ण कक्षा का औसत निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 7 आ जाता है औसत आयु। ठीक है, तो इसको एलिगेशन से बना लेंगे। 40 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो 33 आएगा, और 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। इसका मतलब जो स्टूडेंट और टीचर का जो अनुपात आया वो कितना आ गया, 33:1। ठीक है, और टीचर का संख्या कितना दिया गया है, 12 दिया गया, 12 शिक्षक। यानी ये 1 का वैल्यू अगर 12 दिया गया है, टीचर का संख्या अनुपात में 1, और ये 1 का वैल्यू अगर 12 दिया गया तो विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करना है। तो विद्यार्थी की संख्या कितना, 33, तो 33 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 × 33, यानी 12×3 = 36, 12×3 = 36, 3 × 39, 396। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन इस सवाल को अगर एलिगेशन से बनाते हैं बहुत कम समय में आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
ए की आय का 10% किसके बराबर है, बी की आय का 15% के बराबर है, और ये किसके बराबर है, सी की आय का 20% के बराबर है। यानी ए का 10% किसके बराबर है, बी के 15% के बराबर है, बी के 15% के बराबर है, और ये किसके बराबर है, सी के 20% के बराबर है। ठीक है, इस सब को हम क्या करते हैं, 300 मान लेते हैं। सबके बराबर हम क्या मान लेते हैं, 300 मान लेते हैं। ठीक है, यानी 300% मान लेते हैं। 300% इसलिए माने ना ताकि 10, 15, 20 दोनों से डिवाइड हो जाए। अगर ए का 10% 300 के बराबर है तो इसका मतलब ए कितना हो जाएगा, ए यानी 300/10 यानी 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर बी का 15% 300 के बराबर है तो बी कितना हो जाएगा, 15×30 यानी 20 हो जाएगा। अगर सी का 20% 300 के बराबर है तो इसका मतलब सी कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अगर हम इसको और अनुपात में कन्वर्ट करना चाहें और छोटा, यानी 5 से 6 बार में, 5 से 4 बार में, 5 से 3 बार में, 6:4:3 हो जाएगा। या फिर उतना ज़्यादा हम 300 नहीं मानते, यानी 60 भी मान लेते हैं ना तो भी काम चल जाता है। अगर ए का 10%, बी के 15% और सी का 20% किसके बराबर, 60 के बराबर कर देते हैं ना तो डायरेक्ट मेरा ये आंसर आ जाता है, 6:4:3 आ जाता है। ठीक है, तो यानी ए बी सी का जब अनुपात 6:4:3 आ गया, उसका कुल योग 7800 दिया गया, यानी टोटल योग अनुपात में कितना हो, 6, 4, 10, 3, 13, 13 का वैल्यू कितना 7800, तो एक का वैल्यू 600, 13 छक्के 78, 600। तो क्या चीज़ पूछा, बी का आय, तो बी का आय 4 था, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6×4 यानी 2400। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक घड़ी को 144 रुपये में बेचा गया यदि लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रयमूल्य के बराबर है। तो ये चीज़ हम 2-3 वीडियो में बता चुके हैं। अगर लाभ प्रतिशत क्रयमूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्रयमूल्य के बराबर है, तब हम सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। 2 तरीका होता है। पहला तरीका आपके पास ये रहा कि 144 में से क्या करना है, सभी क्रयमूल्य को घटा देना है, यानी 72 को घटाएंगे तो 72 आएगा। फिर 144 में अगर हम 80 घटाएंगे तो ये 60 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। फिर 144 में अगर हम 90 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। फिर 144 में अगर हम 100 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 44। यानी क्या करना है, विक्रयमूल्य में से क्रयमूल्य को घटाना है, और जो पूर्ण वर्ग हो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग आपको यहाँ मिल रहा है, 80 पे मिल रहा है, तो यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला तरीका ये हो गया कि आप क्या करेंगे, विक्रयमूल्य में से क्रयमूल्य को घटा देंगे, और जहाँ पे पूर्ण वर्ग आपका आंसर आएगा, जो अंतर पूर्ण वर्ग होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या पता अगर दो ऑप्शन पूर्ण वर्ग आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मतलब 2 ऑप्शन पूर्ण वर्ग आ जाए, तब क्या करेंगे। दूसरा तरीका आपका बनाने की होगा कि इस 144 को 2 ऐसे भागों में विभाजित करना है, 2 ऐसे भागों में कि उस दोनों का अंतर 10 आ जाए। 18×8, 18, 8 को गुणा करेंगे 144 आएगा, और अंतर भी 10 का आ जाए। ठीक है, जब 18×8 अंतर 10 का आ जाए तब क्या करना है, छोटा संख्या पे 0 बैठा देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी पहले 2 ऐसे भागों में विभाजित करना है कि दोनों का जो अंतर है 10 आना चाहिए। तो 18×8 में अगर हम विभाजित करते हैं तो इस दोनों का अंतर 10 आ जाता है। तो फिर क्या करना है, बड़ा संख्या को हटा देना है, छोटा संख्या में 0 बैठा देना है, उस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी 80 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोनों तरीका में से जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीका से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ABC का अनुपात 1/2, अनुपात 1/4, अनुपात 5/16 दिया गया। तो ये 2, 4, 16 का एलसीएम 16 होता है, तो हम क्या करेंगे, इस सबको 16 से गुना कर देंगे। अनुपात का क्या नेम है कि हम सभी संख्या में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तब जो ABC का अनुपात फ्रैक्शन वैल्यू में आएगा, फ्रैक्शन हट के जो आएगा, ये 2 से ये 8 बार में कटेगा, और 4 से ये 4 बार में कटेगा, और 16 से 16 बार में ये दोनों कट जाएगा तो 5 बचेगा। ABC का जो अनुपात आएगा 8:4:5 आ गया, और टोटल जो है 6800 दिया गया। अनुपात में टोटल कितना हो रहा है, 8, 4, 12, 5, 17, 17 का वैल्यू 6800, तो एक का वैल्यू 400। तो किसका वैल्यू निकालना है, सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर। तो सबसे बड़ा भाग 8 है और सबसे छोटा भाग 4 है, अंतर 4, 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 चौका 1600। इस सवाल का आंसर 16, यहाँ पर 68,000 है तो ये 16,000 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। पहले अनुपात में ही अंतर निकालिए, जो अंतर अनुपात में है उसका वैल्यू फिर निकाल लिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ब्याज का प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% का वार्षिक दर मेल खाती है, क्या होगी। जैसे 6% के दर से अगर 1 साल का जो ब्याज होता है, जब इसको हम अर्धवार्षिक संयोजित करेंगे तब ये किसके बराबर होगा,
जब हम अर्धवार्षिक संयोजित करेंगे तो क्या होता है, दर आधा हो जाता है और समय 2 गुना हो जाता है। अगर 3% की दर से 2 ईयर का हम लोग अगर CI निकालेंगे तो प्रभावी दर क्या होता है, 3 प्लस 3 गुने 3/100 यानी 3×3=6 प्लस ये 3×3=9 यानी 0.09 यानी 6 + 0.09 क्या हो जाएगा, 6.09। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ₹1 धनराशि ज्ञात करें। ये तो बेसिक सिंपल सा सवाल है। यानी 2 ईयर में अगर CI और SI का जो अंतर होता है, CI और SI का अंतर वो क्या होता है, PR² बटा 100 का स्क्वायर। ठीक है, और अंतर कितना दिया गया है, अंतर ₹1 दिया गया है, बराबर P मूलधन निकालना है और रेट कितना दिया गया, 4% दिया गया। तो यानी 4 × 4 बटा 100 × 100। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे 100 × 100 तो 4 से कितना बार में कटेगा, 25 बार में। फिर ये 4 से कितना बार में कटेगा, 25 बार में। यानी जो मूलधन आएगा 25 × 25 625। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक पंखे की सूची मूल्य ₹1500 है। सूची मूल्य पर 20% कटौती दी जाती है। अगर 20% कटौती देते हैं तो इसका मतलब हम ₹80 दाम बचेगा। और 80% का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, 4/5। अगर 20% हम छूट दे रहे हैं, कटौती दे रहे हैं, तो यानी 80% उसका दाम बचेगा ना। तो 80% का शॉर्ट फॉर्म 4/5 यानी 5 से 30 बार में 3 बार में कटेगा, यानी 4 × 3 = 12। यानी तब जो दाम आएगा वो ₹1200 आ जाएगा। अगर अंकित मूल्य 1500 है और अगर हम 20% कटौती करते हैं तो दाम ₹1200 आ जाता है। अब बोले ग्राहक को कितना अतिरिक्त कटौती दी जाए कि शुद्ध मूल्य जो है 1104। अब इस 1200 पर कितना छूट दें कि ये जो मूल्य आए वो 1104 बन जाए। तो हम लोग को पता है कि ₹96 का छूट देना पड़ेगा। कितना में, 1200 में गुने 100 यानी 00 से 00 कट जाएगा और ये 12 से 8 बार में कट जाएगा, यानी 8% का छूट देना पड़ेगा। यानी जो छूट प्रतिशत होगा वो 8%। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको इसी तरीके से बना लीजिएगा, बहुत जल्दी सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। A और B मिलकर एक काम को 8 दिन में, B और C इसमें मिलकर उस काम को 6 दिन में और C और A मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने समय में पूरा कर लेंगे। ये सवाल टाइम एंड वर्क में और बहुत सारा वीडियो में ये सवाल बता चुके हैं। इस सवाल को हम रहने देते हैं, स्किप कर देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अगर जिनको भी प्रॉब्लम होगा इस सवाल में वो पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं, टाइम एंड वर्क चैप्टर में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन तक काम किया और उन्हें कुल मिलाकर ₹800 मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है। यानी जो मेल है वो बॉय की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है। उसकी जो क्षमता का अनुपात है वो 3:1 हो जाएगा, उसके क्षमता का अनुपात। और जो रुपया मिलता है ना वो क्षमता के अकॉर्डिंग ही मिलता है, यानी जिसका जितना क्षमता रहता है उतना ही रुपया भी उसको मिलता है। ठीक है, एक पुरुष और एक लड़के, अगर तो यहाँ पे क्या पूछा, लड़के की दैनिक मजदूरी पूछ रहा है। अगर एक पुरुष और एक लड़का मिलके 5 दिन में ₹800 कमाता है, 5 दिन में अगर वो ₹800 कमाता है तो एक दिन में कितना रुपया कमाएगा, 160 रुपया कमाएगा। यानी 800 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो यानी 160 रुपया एक दिन में कमाएगा। उसके क्षमता का अनुपात 3:1 है, यानी इसका मतलब उसके रुपया का अनुपात 3:1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब लड़का को कितना भाग मिलेगा, एक मिलेगा कितना में, 3 + 1 4 में। अगर कोई पुरुष और बॉय काम करेगा तो लड़का को कितना मिलेगा, 1 4 में, यानी 1/4 भाग मिलेगा। यानी एक दिन में एक लड़का को कितना मिलेगा, 160 का 1/4 भाग कितना हो जाएगा, 4 से 15 बार में, यानी ₹150 लड़का को एक दिन में मिलेगा। सॉरी 4 से 40 बार में ना, ये ₹40 एक दिन में लड़का को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए, एक इसको 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। यानी भरने वाला पाइप जो है उसको 8 घंटा में भरता है और खाली करने वाला पाइप जो है उसको वो कितना घंटा में, 5 घंटा में खाली कर देता है। ठीक है, यानी खाली करने वाला बहुत तेज़ी से खाली कर रहा है, यानी 5 घंटा में ही खाली कर रहा है। इसका मतलब जब दोनों नल चलेगा तो टंकी खाली ही होगा, भरेगा नहीं, टंकी कभी नहीं भरेगा। यदि टंकी 3/4 भाग पानी से भरा हो तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। सबसे पहले जब ए और बी मान लेते हैं, दोनों नल ए और बी, जब ए प्लस बी मिलकर काम करेगा, देखिए इस बहुत ही सिंपल तरीका है कि इसको अगर हम एलसीएम मेथड से बनाते हैं ना तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। एलसीएम मेथड से
थोड़ा सा मतलब 3-4 स्टेप करना पड़ जाएगा, लेकिन अगर फ्रैक्शन मेथड से बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर कितना देर में काम करेगा वो निकाल लेते हैं, यानी 8 × 5 बट्टा 8 में से 5 गया 3, क्योंकि ये खाली करने वाला है इसीलिए माइनस करना पड़ता है, a/b/a-b, यानी 40/3 घंटा में a + b मिलकर इस टंकी को खाली कर देगा। तो क्या चीज़ पूछा जाए, 3/4 भाग जब भरा रहता है तो टंकी कितने समय में खाली होगा, यानी 40/3 घंटा में तो पूरा खाली करता है, लेकिन हमें 3/4 भाग ही खाली करना है। तो 3/4 भाग कितना देर में खाली करेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 10 बार में कटेगा, यानी 10 घंटा में ये खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन मेथड से बहुत ही जल्दी सवाल सॉल्व हो जाएगा। पहले पता कर लेंगे ए और बी मिलकर टोटल काम को 40/3 घंटा में करेगा, तो 3/4 भाग खाली करना है, तो 3/4 भाग खाली करने में कितना समय लगेगा, 40/3 का 3/4 भाग निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 30 kg गेहूँ 9.50 रुपये प्रति केजी की दर से तथा 40 kg गेहूँ 8.50 रुपये प्रति केजी के भाव से खरीदा, उन्हें मिला दिया, मिश्रण को 8.90 प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया, तो सौदे में उसका लाभ कितना होगा। जैसे अगर 30 kg गेहूँ को अगर हम 9.5 रुपये दर से खरीदें तो टोटल कितना रुपया आ जाएगा, यानी 5 × 15 9 × 27 = 28, 285 रुपये। फिर अगर हम 40 kg गेहूँ को अगर 8.5 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदें तो टोटल कितना रुपया आ जाएगा, 5 × 20, 8 × 32, 2 × 34, 340 रुपये। तो टोटल 70 kg का जो करायमूल आ गया, CPO कितना आ गया, 5, 8 4 12, 3 2 5 1 6, 625 आ गया। अब इस मिश्रण यानी जो 70 kg हमारे पास मिश्रण आया, इस मिश्रण को हम कितना रुपये दर से बेच रहे हैं, 8.9 रुपये प्रति केजी की दर से बेच रहे हैं। तब टोटल विक्रय मूल्य कितना जाएगा, 9 7 63 और 8 7 56 और 6 62, यानी 623 रुपये ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी क्रय मूल्य 625 रुपये, विक्रय मूल्य 623 रुपये, यानी विक्रय मूल्य कम है। तो इस स्थिति में क्या होगा, हानि होगा कितना रुपये का, 2 रुपये का हानि। 625 में से 623 माइनस करेंगे तो 2 रुपये का हानि। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक विक्रेता ने 2 टीवी सेटों में प्रत्येक को 7400 रुपये में बेचा, ठीक है। दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, जब दोनों का विक्रय मूल्य समान हो और एक पर उतना ही प्रतिशत का लाभ हो जितना दूसरे पर हानि, तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमेशा हानि होता है। और ये हानि प्रतिशत किसके बराबर होता है, a/10 के होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो एक पे 10% का हानि हो रहा है, दूसरा पे 10% का लाभ हो रहा है, तो ओवरऑल जो हानि होगा वो 10/10 का होल स्क्वायर, यानी 10 कट के, यानी 1% का जो है वो हानि होगा। यानी जब विक्रय मूल्य सेम हो, जब दोनों का विक्रय मूल्य सेम हो और एक पर उतना ही लाभ हो जितना दूसरे पर हानि, तब जो ओवरऑल हमेशा इस पर हानि होगा और वो हानि किसके बराबर हो जाएगा, a/10 के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी अपनी समान चाल का 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचता है। देखिए इसका सबसे शॉर्टेस्ट तरीका बता रहे हैं। जो चाल का अनुपात है वो 7/11 कर दिया गया, यानी अगर उसका पहले वाला चाल अगर 11 था, पहले अगर उसका चाल 11 था, तो वर्तमान में उसका जो चाल होगा वर्तमान में वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी 7/11 चाल से चल रहा है, तो वर्तमान में उसका चाल 7 हो जाएगा। यानी उसके चाल का अनुपात 11:7 आ गया। जब चाल का अनुपात 11:7 है तो समय का अनुपात क्या होता है, चाल के अनुपात का जस्ट रिवर्स होता है, यानी समय का अनुपात 7:11 हो जाएगा, ठीक है। यानी 11 समय लग रहा है और जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 22 घंटे में पहुँचता है, यानी ये 11 का वैल्यू 22 है। अगर यही बोलता है कि 22 घंटे बचत कर लेता है, तब यहाँ 7 घंटा लगता है और यहाँ 11 घंटा लगता है, तो कितना का बचत हो जाता है, 4 का बचत होता है। तो 4 का वैल्यू तब हम 22 करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 22 घंटे में पहुँचता है, और यहाँ पे यानी समय जो दिया गया वर्तमान का समय 22 घंटा दिया गया और अनुपात में 11, यानी 11 का वैल्यू 22, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं, यदि अपनी समान चाल से चली होती तो उसे कितना समय का बचत होता है। यानी समान चाल से चली होती तो उसको 7 घंटा लगता, अभी उसको 11 घंटा लग रहा है, यानी अनुपात में कितना का बचत हो रहा है, 4। जब 1 का वैल्यू 2 तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, यानी सामान्य चाल से चला होता तो वो 8 घंटा का बचत। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप 160 मीटर है। इन आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B। ये किसके बराबर है, 160 के बराबर है।
तो इसमें 2 से काटेंगे तो 80 बार में कटेगा, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, और दो आसन भुजाओं का अंतर जो है वो 48, यानी लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर दिया गया है वो 48 दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह का सवाल x प्लस वाई बराबर कुछ दिया जाए और x माइनस वाई बराबर कुछ दिया जाए, तो अगर x निकालना यानी l निकालना तो क्या करना है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 128 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, और अगर y निकालना है यानी चौड़ाई निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर दोनों घटाएंगे तो 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये लंबाई 64 और चौड़ाई 16 आ गया। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, उस वर्गाकार क्षेत्र का एक भुजा जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार क्षेत्रफल के बराबर है, यानी आयत का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस वर्ग का भुजा निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी 64 गुने 16, ये किसके बराबर है, वर्ग का भुजा ए मानेंगे तो ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 64 गुने 16, 64 का 8 बार निकल जाएगा और 16 का 4 बार निकल जाएगा, 8 गुने 4 32। इस सवाल का जो आंसर होगा, जो चौड़ाई होगा वर्ग का जो लंबाई होगा भुजा का लंबाई वो 32 मीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक घनावाकार टंकी में, पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है। ठीक है, उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है, यानी लंबाई चौड़ाई और गहराई का बात किया जा रहा है। ठीक है, जो गहराई है लंबाई का 1/3, यानी लंबाई को अगर हम 3x मानेंगे तो गहराई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 1/3। और जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई वो लंबाई और गहराई के अंतर के 1/3 का 1/2, लंबाई और गहराई का अंतर कितना है, 2x के अंतर का 1/3 का 1/2 है। तो ये 2 से 2 कट गए, यानी x/3 इसका क्या आ गया, चौड़ाई आ गया। ठीक है, तो क्या चीज़ निकालना है हमें टंकी की लंबाई निकालना है। टंकी की लंबाई क्या होगी, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आयतन 216 लीटर दिया गया है। तो टंकी का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये x डेसीमीटर है, बराबर 216 लीटर है। और इस लीटर को अगर हमें डेसी लीटर में बदलना है तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। डेसीमीटर में बदलना है तो डेमी में बदलना है तो यहाँ से 3 से 3 कट गए, यानी x³ जो आया वो 216,000 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब और प्लस 0, यानी x बराबर 60 आ गया। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, टंकी की लंबाई कितना माने थे, 3x माने थे। जब x बराबर 7 तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 60 गुने 3 180, ये आएगा आपका सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में क्यों, क्योंकि ये जो 216 लीटर को अगर हम 1000 से गुना किए तो ये जो यूनिट आया वो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो ये 180 सेंटीमीटर, 3x का वैल्यू लंबाई 180 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को अगर डेसीमीटर में बदलेंगे तो 10 से भाग देंगे, यानी 18 डेसीमीटर उसका लंबाई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट सवाल देखते हैं। यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इस त्रिभुज का शीर्षलम क्या होगा, शीर्षलम हम x मान लेते हैं। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार 12 और शीर्षलम x, ये इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है, इस वर्ग के क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 12 गुने 12, 12 से 12 कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो 12 गुने 2 24, यानी जो शीर्षलम आएगा 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।